शेयर मार्केट से कैसे बनाए मैंने 10 करोड़। अध्याय 2 भाग 3। केसर की पहली डील में मुझे 1074.45 का लाभ हुआ था। अलग अलग शेयर खरीदने बेचने में जो नुकसान हुआ वह 1535.66 डॉलर का था। अगर मैं पूरे सर्कुलर लेन देन को देखूं जो केसर से हुआ और केसर पर ख़त्म हुआ तो मुझे कुल 4,461.21 डॉलर का नुकसान हुआ। अगर मैं केसर को आखिरी में 81 सही 3/4 पर बेचने के बदले 63 सही 2/8 की वास्तविक खरीद पर रुका रहता तो मुझे 461.21 के नुकसान के बदले 1,748.75 डॉलर का लाभ होता। दूसरा उदाहरण भी देखिए। नवंबर 1954 से मार्च 1955 तक मैं लगातार एक स्टॉक रियोनियर को खरीदता बेचता रहा जो कि 8 महीने के समय में 50 से 100 हो गया। रियोनियर में मेरा हर बार 100 शेयर लेन देन इस तरह रहा। नवंबर से दिसंबर 1954 खरीद 53 पर 5,340.30 डॉलर, विक्रय 58 सही 1/4 पर 5,779.99 डॉलर, लाभ 439.69 डॉलर। फरवरी मार्च 1955 खरीद 63 सही 7/8 पर 6,428.89 डॉलर, विक्रय 71 सही 5/8 पर 7,116.13 डॉलर, लाभ 687.24 डॉलर। मार्च 1955 खरीद 72 पर 7,242.20 डॉलर, विक्रय 74 पर 7,353.39 डॉलर, लाभ 111.19 डॉलर। कुल लाभ 1,253.39 डॉलर। इस तरह से इस ट्रेड में मुझे कुल 1,238.12 डॉलर का लाभ हुआ। लेकिन नुकसान का मेरा पुराना चक्कर फिर शुरू हो गया। अप्रैल 1955 में मैंने मनाती शुगर को चुना। मैंने 8,508.80 डॉलर में 8 सही 3/8 के भाव से 1,000 शेयर खरीदे। इसके तुरंत बाद ही उसमें गिरावट आ गई और मैंने 7 सही 3/4, 7 सही 5/8, 7 सही 1/2 के अलग अलग भाव पर इसे बेच दिया। मुझे 1,043.10 डॉलर के नुकसान के बाद 7,465.70 डॉलर वापस मिले। रियोनियर मनाती दोनों की डील को देखें तो मैंने 195.02 डॉलर के लाभ में रहा। हालांकि अगर मैं लगातार लाभ लेने की कोशिश को छोड़कर नवंबर में की गई रियोनियर की ओरिजिनल खरीद पर रुका रहता और अप्रैल में इसे 80 पर बेच देता तो मुझे 95.02 डॉलर के बजाय 2,612.48 डॉलर का लाभ हुआ होता। इस सब का क्या मतलब है, मैं उस समय इस बात की प्रशंसा नहीं कर सका, लेकिन यह उस परंपरागत बात पर ज़बरदस्त खंडन था कि लाभ में बेचते हुए आप कंगाल नहीं हो सकते। आप जरूर हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट की एक और कहावत मुझे आकर्षित करती थी, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। यह सुनने में तो अच्छा लगता था, लेकिन मैं सस्ता खरीदूँ कहाँ जब मैं किसी सस्ते सौदे की तलाश में था तब मुझे ओवर दी काउंटर मार्केट के बारे में पता चला। यह मार्केट उन स्टॉक का होता है जो एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। मैं शेयर मार्केट की पुस्तकों को पढ़ने के बाद यह जान गया था कि स्टॉक एक्सचेंज में अपने स्टॉक को लिस्ट कराने के लिए किसी कंपनी को बहुत ही सख्त आर्थिक नियमों का पालन करना पड़ता है। मैंने यह भी पढ़ा कि ये नियम ओवर द काउंटर स्टॉक पर लागू नहीं होते। इसी वजह से अच्छे सौदे को ढूंढने के लिए मुझे यही मार्केट उपयुक्त लगा।
मुझे सीधे सीधे यह लगा कि चूंकि ये स्टॉक सूची में नहीं होते इसीलिए इनके बारे में कुछ ही लोग जानते होंगे और इसलिए मैंने इन्हें सस्ता खरीद सकता हूँ। जल्द ही मैंने ओवर द काउंटर सिक्योरिटीज़ रिव्यू की एक और मासिक पत्रिका पर ग्राहक बन गया और खोज शुरू कर दी। मैंने उसमें दिए हुए हजार नामों में से कोई अच्छा सौदा ढूंढने की कोशिश की। मैंने पैसिफिक एयर मोटिव, कॉलिंग रेडियो, गल्फ सुल्फर, डॉमन हेलीकॉप्टर, कैनामेटा टेकॉल कॉरपोरेशन जैसे इसी तरह के और भी कुछ गुमनाम स्टॉक खरीदे, लेकिन जब मैंने इसे बेचने की कोशिश की तो इनमें से कुछ मेरी उंगलियों में तारकोल की तरह चिपक गए। इनमें छुटकारा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया और खरीद के मूल्य पर तो ये शायद ही बिकने वाले थे, क्योंकि यहाँ सूचीबद्ध शेयरों की सुरक्षा नीति की तरह कोई भी सख्त मूल्य अनुशासन नहीं था। यहाँ मार्केट को सुचारू और बिना रुके चलाने के लिए कोई विशेषज्ञ या व्यवसायी नहीं थे। यहाँ किसी लेन देन के मूल्य को देखने के लिए कोई रिपोर्ट नहीं थी, इसमें केवल खरीदने और बेचने के मूल्य थे। मैंने पाया कि यह भी पहुँच से बहुत बाहर होते थे। जब मैं बेचने के लिए दिए गए 42 पर इसे बेचना चाहता तब मुझे क्रय के मूल्य 38 पर खरीदने वाले लोग ही मिलते थे। कभी कभी मैंने 40 पर भी बेचा, लेकिन यह भी हमेशा नहीं होता था। जब मैं इस ओवर द काउंटर मार्केट में ठोकरें खा रहा था तब यह सब कुछ समझ में आ गया कि यह एक विशेषज्ञ से भरा क्षेत्र है और यह केवल उन विशेषज्ञों के लिए लाभदायक है जो सचमुच किसी विशिष्ट कंपनी के व्यापार के बारे में समझते हैं। मैंने इसे छोड़ने का निर्णय किया और लिस्टेड सिक्योरिटी की तरफ मुड़ गया। इस दौरान मैंने एक बार भी वॉल स्ट्रीट की अफवाहों की सच्चाई पर संदेह नहीं किया। मेरे पास यह जानने की कोई रास्ता नहीं था कि वह कैनेडियन या अन्य बाज़ारों की अफवाहों की तरह ही खतरनाक और गलत जानकारी देने वाली हैं या नहीं। वॉल स्ट्रीट से सीधे जुड़ी जो भी ठोस सूचना मिलती थी मेरे लिए वह बहुत आकर्षक होती थी। यह सूचना को जल्दी निगलने और उनके अनुसार आगे बढ़ने के 2 उदाहरण यहाँ देना चाहता हूँ। एक दिन मार्केट में एक ज़बरदस्त अफवाह उड़ी कि एक रेल रोड सामान बनाने वाली कंपनी बाल्डविन लीमा हैमिल्टन को एक परमाणु ट्रेन बनाने का ऑर्डर मिला है। वॉल स्ट्रीट में इस खबर से तुरंत ही हलचल मच गई। इस कंपनी का स्टॉक 12 से बढ़कर 20 हो गया। जब यह चौंकाने वाली खबर मैंने सुनी तब यह स्टॉक उस मूल्य तक पहुंच चुका था जिसका उच्चतम मूल्य साबित हुआ। मैंने 24 सही 1/2 के हिसाब से इसके 200 शेयर खरीदे। इसे मैंने 4,954.50 में खरीदा। मैंने इस स्टॉक को 2 सप्ताह रखा और पूर्ण आविश्वास के साथ निगरानी रखता रहा। यह शेयर गिरकर वापस 19 सही 1/4 पर पहुंच गया। इस समय मुझे लगा कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है। मैंने इसे $1,160.38 के नुकसान पर बेच दिया। हालांकि अपनी घबराहट में मैं बहुत ही अच्छा काम किया। इस स्टॉक के साथ मुझे बहुत बड़ा नुकसान होता क्योंकि बाद में यह लुढ़क कर 12 सही 1/4 पर चला गया। दूसरी बार मैंने ब्रोकर ने फ़ोन किया और कहा कि इस साल के अंत तक स्टर्लिंग पोजीशन 40 तक पहुंच जाएगा। उस समय यह स्टॉक 8 का था। उसने मुझे इसका कारण बताया। यह कंपनी कुछ छोटी समृद्ध कंपनियों को खरीद रही है और यह थोड़े ही समय में काफ़ी बड़ी कंपनी हो जाएगी। उसने यह भी बताया कि यह एकदम ताज़ी खबर है। मेरे लिए यह काफ़ी था। क्यों नहीं होता? आखिर एक वॉल स्ट्रीट ब्रोकर जो मेरी नज़र में गलत नहीं हो सकता था ने ऐसी प्रमाणिक खबर देकर मेरी भलाई ही की थी। मैंने अपनी खरीद का ऑर्डर तुरंत नहीं दे पाया। सूचना के स्रोत के आधार पर मैंने यह निर्णय लिया कि इस बार बड़ी डुबकी लगाई जाए। मैंने 7 सही 1/8 के भाव में स्टर्लिंग प्रेसिशन के 1000 स्टॉक $8,023.10 में खरीद लिए। मैं खुशी बैठकर इसके 40 होने की प्रतीक्षा करने लगा।
आसमान छूना तो दूर की बात है, यह तो लड़खड़ाने लगा। यह धीरे से नीचे जाने लगा। जब ऐसा लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है और शायद यह 7 के नीचे चला जाएगा, तो मैंने इसे 7 सही 1/8 के भाव पर इसे $6,967.45 में इसे बेच दिया। इस खबर ने मुझे कुल $1,055.65 का नुकसान करा दिया। यह स्टॉक गिरते हुए 4 सही 1/8 पर आ गया। वॉल स्ट्रीट का हिस्सा होने का जो गर्व मेरे अंदर था, उसको देखते हुए ये नुकसान कुछ भी नहीं थे। मैं लगातार नए तरीकों की खोज करता रहा। एक दिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हुए मेरी नज़र एक कॉलम पर गई जिसमें लिखा था, लिस्टेड सूचीबद्ध कंपनियों के अफसर और डायरेक्टर स्टॉक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जब मैंने इसमें आगे देखा तो मुझे पता लगा कि षड्यंत्रों को रोकने के लिए द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने यह प्रावधान किया है कि जब कंपनी के डायरेक्टर और अफसर अपनी कंपनी के स्टॉक खरीदें या बेचें तो कमीशन की रिपोर्ट करें। यह सचमुच कुछ अच्छा था। इससे मुझे पता लग सकता था कि वास्तविक सनराइजर क्या कर रहे हैं। मुझे तो बस उनका अनुसरण करना था। अगर वे खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूंगा, अगर वे बेच रहे हैं तो मैं भी बेचूंगा।